तो बेटा लास्ट क्लास में हम बात क्या कर रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ की बात कर रहे थे। तो आज की क्लास में भी हम क्या करेंगे, हमने दो एप्लीकेशन पढ़ ली थी हेनरीज लॉ की। एक ये कि जो CO2 जो होता है वो हाई प्रेशर पे सील पैक किया जाता है जितनी भी हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है। दूसरा हमने पढ़ा था एनॉक्सिया। एनॉक्सिया आपको क्लियर हो गया था, जैसे जैसे हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं हमारा जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है कम होता है और हमारी ब्लड में जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी होती है वो कम होती जाती है। ये हो गया था। अब जो मैं आपको नई एप्लीकेशन बता रहा हूं बेटा, उस एप्लीकेशन का नाम है बेंड्स। क्या नाम है? बेंड्स। ये बेंड्स समझने के, बेंड्स देखो, बेंड्स ना थोड़ी सी डिफिकल्ट पार्ट में आ जाती है, तो आपको सबसे पहले मैं बेंड्स समझाने जा रहा हूं, ठीक है? ना समझ आए, देखो इसके लिए आपको 2 से 3 मिनट का वेट करना है, 4 मिनट का वेट करना है। ना समझ आए तो फिर मेरे को बताना, ठीक है? अब बेंड्स क्या होती है ये हम देखते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन है, कौन सी? थर्ड एप्लीकेशन है किसकी? हेनरीज लॉ की। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है? तकरीबन 78%, है ना? नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी हो गई बेटा? 78। हाँ, ये हो गई तकरीबन 78%। उसके बाद ऑक्सीजन कितनी परसेंटेज हो गई? ये हो गई 21%। मिलाकर के 99% हो गया और रेस्ट 1% के अंदर हमारी अदर गैसेस आ जाती हैं। तो मैं इसको ना एक अप्रोक्सीमेशन थोड़ी से दे देता हूं फॉर द टाइम बिंग। इसको मान लेता हूं बेटा 80% फॉर द टाइम बिंग कह रहा हूं, और इसको मान लेते हैं 20%। तो आप बताओ अप्रोक्सीमेटली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है? ये रेशो जो हमारा है ये कितना है बेटा? 4:1 में है। तो इसका मतलब सिंपल सिंपल सा इतना है कि जब भी मैं सांस लूंगा, ले ली सांस, तो इसमें जितनी मेरी ऑक्सीजन आई है उसकी 4 टाइम्स ज्यादा क्या आई है? नाइट्रोजन। तो हम इस चीज के आदी हो चुके हैं कि मैं जब भी सांस लेता हूं मैं सिर्फ ऑक्सीजन नहीं इनहेल करता, मैं क्या इनहेल करता हूं? ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का मिक्सचर, ठीक है? मैं यही सिर्फ इनहेल करता हूं। अब ये क्यों बताना जरूरी है? इसलिए कि जब भी कोई बंदा होता है जो स्कूबा डाइविंग कर रहा है, वो अपने साथ क्या लेकर के जाता है बेटा? वो अपने साथ एक सिलेंडर ले जाता है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर। तो अब बात ये आती है, उस ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं भरते। क्यों? क्योंकि मैं उसको उसके आदी ही नहीं हूं, मैं सिर्फ ऑक्सीजन लेने का, ठीक है, यूज्ड टू हूं ही नहीं। मेरे को उसके अंदर क्या चाहिए? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो दोनों गैस चाहिए, और वो किस रेशो में चाहिए? 4:1 में। वेरी नाइस। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे मैं आपको कंसीडर कराऊंगा कि ये हमारा सपोज सी है, ये हमारा सी है, और ये वो इंसान है जो जा रहा है स्कूबा डाइविंग करने। और भैया ये स्कूबा डाइविंग करने अगर जाएगा तो पीछे क्या लेकर के जाएगा? यहां पे इसने टांग लिया अपना सिलेंडर। अब सिलेंडर की जो वॉल्स होती है बेटा वो तो होती है रिजिड, बाहर से क्या प्रेशर लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, गैस का जो प्रेशर है सो है। बट जो हमारा पाइप होता है, जो हमारे कनेक्टेड होता है मुंह से, वो पाइप ना रिजिड नहीं होता, वो पाइप बिल्कुल भी रिजिड नहीं होता। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर ये मेरा सी लेवल है, तो आप बताओ ऊपर प्रेशर कम होगा या नीचे प्रेशर कम होगा? ऊपर प्रेशर कम होगा। ये हमने फील भी किया है जब हम स्विमिंग कर रहे होते हैं, जैसे जैसे नीचे 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 जाने लगते हैं ना भाई साहब, प्रेशर बढ़ने लगता है, फील होता है भाई साहब कि सांस लेने में थोड़ा सा दम लगाना पड़ रहा है। तो वही है, ऊपर हमारा क्या होता है बेटा? ये होता है हमारा लो प्रेशर रीजन, और ये नीचे हमारा क्या हो गया बेटा? हाई प्रेशर रीजन हो गया, ठीक है? अब दिक्कत क्या है, दिक्कत समझते हैं। हमने जो पढ़ा हेनरीज लॉ उसमें क्या था? प्रेशर बढ़ता है तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है लिक्विड में? बढ़ती है। तो जब इंसान यहां पर है ऊपर वाले रीजन में, सपोज इंसान ऊपर वाले रीजन में है, तो जो पाइप्स होते हैं ना हमारे, वो इस प्रेशर के कारण पाइप दबते हैं। अरे पाइप हुआ सिलिंड्रिकल, वो चारों तरफ से अगर दब रहा है, मेरी बात सुनना, अगर चारों तरफ से दब रहा है तो अंदर जो आपका लिक्विड है, अंदर जो गैस है, उस पर प्रेशर बढ़ रहा होगा ना? बोलो हाँ या ना? अंदर प्रेशर बढ़ेगा। अब जैसे जैसे नीचे जाओगे नीचे जाओगे नीचे जाओगे, प्रेशर और बढ़ेगा। और अब बताओ, अगर नीचे प्रेशर बढ़ रहा है तो हमारे ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बढ़ेगी या घटेगी? अगर प्रेशर बढ़ा नीचे तो बढ़ेगी, हाँ, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। माउंटेन्स का वो बताया था, ऊपर जाके सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। प्रेशर बढ़ने से जो पाइप आपका था उसके चारों तरफ प्रेशर लगा, वो जब दबेगा तो अंदर का वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। वॉल्यूम जब अंदर का कम होगा प्रेशर लगने के कारण, तो अंदर प्रेशर ऑफ गैस बढ़ेगा। तो जल्दी अंदर जाएगा।
हाँ, और जब लंग्स में जाएगा हमारे प्रेशर, क्योंकि लंग्स में भी फिर ज्यादा होगा, फिर ऑक्सीजन में डिसॉल्व भी ज्यादा होगा, तो ऑक्सीजन भी हमारे ब्लड में ज्यादा डिसॉल्व हो रही है जब हम नीचे आ रहे हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन भी ज्यादा डिसॉल्व हो रही है, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत समझाता हूं। मान लो आप नीचे यहां पर हो सपोज, ठीक है, आप सडनली ऊपर आते हो, अगर हल्के हल्के धीरे 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 ऊपर आ रहे हो ना, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर किसी वजह से आपको सडनली, अब सडनली ऊपर क्या रॉकेट लगा के थोड़े आ रहे हो, रॉकेट लगा के नहीं आ रहे, बट कई बार ऐसा होता है हम जिस स्पीड से ऊपर आ रहे होते हैं वो हमारे लिए सडन कॉज होता है। तो सोच करके देखना, नीचे गैस ज्यादा डिसॉल्व थी, ऊपर जब आएंगे तो हमारी, यहां पे मैं आप क्या बना रहा हूं बेटा, यहां ध्यान देना, ये मैंने बनाई ब्लड वेसल, क्या बनाई ये ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड, क्या फ्लो हो रहा है बेटा, ब्लड फ्लो हो रहा है, और इसके बीच बीच में क्या है, बीच बीच में हमारे गैस पार्टिकल्स हैं जो डिसॉल्व है, बोलो हाँ या ना, डिसॉल्व है कि नहीं है, हाई प्रेशर पे डिसॉल्व है। अब जैसे ही आप सडनली ऊपर आओगे तो जो डिसॉल्व्ड गैस है वो क्या होगी, अनडिसॉल्व, व्हाई, जस्ट बिकॉज ऑफ हेनरीज लॉ, क्योंकि हमारा प्रेशर सडनली क्या हुआ है, कम। अब होता क्या है, जैसे ही गैस अनडिसॉल्व होगी ना, तो गैस अलग से एक एयर स्पेस बनाएगी, अलग से क्या बनाएगी गैस के पार्टिकल का, एयर स्पेस, और उस एयर, वो जो एयर स्पेस होगा, अब उसमें से ब्लड नहीं फ्लो हो पाएगा। तो आप बताना, जो पहले ब्लड को मूव होने के लिए पूरा वॉल्यूम मिल रहा था, हमारी कैपिलरीज का, आर्टरीज का, वेन्स का पूरा वॉल्यूम मिल रहा था, एयर स्पेस बबल्स बनने के कारण अब हमारे को वॉल्यूम कम मिलेगा या ज्यादा, ऑब्वियसली कम। तो आप बताओ ब्लड प्रेशर शूट करके हाई जाएगा या लो जाएगा, हाई, क्योंकि हमारे को वॉल्यूम कम हो गया। हाँ भाई, जब बाकी एयर स्पेस बन गया, क्योंकि गैस अनडिसॉल्व होगी, झगड़ा हो गया गैस का इसके साथ कि तो सडनली ऊपर क्यों गया, प्रेशर लो हुआ ऊपर जाने से, प्रेशर लो हुआ ऊपर जाने से, तो जो गैस डिसॉल्व थी अब वो एयर स्पेस बना रही है, अनडिसॉल्व हो रही है, तो नेट वॉल्यूम जो अब अवेलेबल है ब्लड के लिए वो कम हो गया, जिसकी वजह से ब्लड हमारा क्या हो गया, प्रेशराइज्ड, मतलब सडनली ब्लड प्रेशर क्या करेगा, राइज। हाँ 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 हाँ, ये कुछ ऐसा बोलता है हर बार जो अपन ने कभी पढ़ा है कभी नहीं पढ़ा, ठीक है, बॉयल्स लॉ ही लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कुल मिला के आप बताओ, सडन सडन हमारा क्या हुआ, प्रेशर राइज, ठीक है। अच्छा, और ये जो बबल्स बने हैं, ये बबल्स किसके हैं बेटा, आपको बता देता हूं, ये बबल ना नाइट्रोजन गैस के हैं। पूछो क्यों ऑक्सीजन गैस के नहीं है, क्योंकि हमारी ऑक्सीजन जो होती है ना, वो तो यूटिलाइज होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, नाइट्रोजन नहीं यूटिलाइज होता। अच्छा, नाइट्रोजन इनर्ट है तो कोई दिक्कत तो नहीं करता, बट तू बबल बनाएगा तो हमारे लिए वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने का काम कर रहा है, और जब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज किया तो सडनली क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग चालू, और ये ऐसा एक वेन में नहीं हुआ, पूरी बॉडी में हुआ है इंटरनल ब्लीडिंग चालू, ठीक है। दिस मेडिकल कंडीशन इज नोन एज बेंड्स, दिस इज कॉल्ड बेंड्स। पहले ये बताओ, आपको समझ आया, दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, 4:1 में N2 और O2 था, हम जब नीचे गए गैस ज्यादा डिसॉल्व हुई, सडनली ऊपर आए तो ही ये होता है, वरना नहीं होता। सडनली ऊपर आए, गैस का प्रेशर कम हुआ, ठीक है, गैस का प्रेशर कम होते ही जो डिसॉल्व्ड नाइट्रोजन गैस थी, और क्यों मैं सिर्फ बोल रहा हूं नाइट्रोजन के बबल्स बने, क्योंकि ऑक्सीजन यूटिलाइज हुई। अब इसमें बंदा कहता है यार फिर एक काम कर, तू अंदर ऑक्सीजन ही ले जा, अरे कैसे ले जाऊं यार, मैं उसके लिए यूज्ड ही नहीं हूं, मैं उसके लिए, हाँ, अगर जब ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन गिरेगा, खाली ऑक्सीजन कंज्यूम करे तो क्या होगा। तुझे ये बात पता है, अगर मैं तेरे को एक दिन में 100 बादाम खिला दूं तो क्या होगा, मतलब अच्छी चीज है, यूं तो है नहीं कि मैंने बर्गर खिला दिया किसी रोड साइड नाले वाले का, बादाम खिला रहा हूं वो भी बढ़िया एकदम, क्या बस 100 बादाम का मेरे को नुकसान बता दे। अरे क्यों हंस रहा है, बोल बेटा, एक बार बोल तो सही, नुकसान नहीं पता तो मैं बताता हूं, कंज्यूम तो होगा ही नहीं, लूज मोशन लग जाएंगे बहुत हीट होती है, इसलिए जो लोग जिम विम करते हैं ना, वो बादाम को भिगो के खाते हैं, उसकी हीट निकल जाती है, समझ गए। अच्छी चीज भी कई बार ना अच्छी नहीं रहती, जैसे जल को जीवन बोलते हैं ना, उसी जल में डूब के मर भी जाओगे इसलिए तैरना सिखाते हैं, समझ रहा है, नहीं समझ रहा, नहीं इसका नहीं कुछ कर सकते, क्या आ रही है, तो आने वाला काम तो उसका है तो सुनना मेरी बात, मैंने क्या बोला,
मैंने आपको सिंपल ये बात तो समझ आ गई ना कि ऊपर आप गए तो प्रेशर क्या हो गया, लो, और ये जो नाइट्रोजन के बबल्स बने इसकी वजह से हुआ क्या, वॉल्यूम जो मेरे को मिल रहा है ब्लड को कम मिल रहा है, इंटरनल प्रेशर बढ़ने के कारण इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाती है। आपको पता होनी चाहिए जो हमारी कैपिलरीज होती है ना, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत वीक होती है और सडनली फट जाती है, और ये पेनफुल कंडीशन, भाई इंटरनल ब्लीडिंग चालू हुई है, ठीक है, तो ये बहुत पेनफुल होती है, दिस इज कॉल्ड बेंड्स। अब इसी को, हाँ, प्रेशर, प्रेशर, हाँ सर आप कह रहे हैं जैसे स्लोली आएंगे तो नहीं होगा, तो अगर लेकिन जब हम स्लोली आएंगे तब भी तो बबल्स होंगे। तो वो थोड़ा बहुत ना निकलता भी है, सडनली एकदम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, वो थोड़ा थोड़ा बबल बनेंगे, हल्के हल्के बनेंगे, वो साइड से निकलते भी रहते हैं। ये एकदम से कोई चीज हुई है एकदम से फिर है ना वो इम्पैक्ट दिखाती है, ठीक है। तो अब बेटा इसके बारे में आते हैं, ये तो आपका था, इसके बाद में आपको बताता हूं कि इसमें पहले तो आपको पता लगे कि आपने जो लिखा है वो लिखा क्या है, ठीक है। ये देख भैया, ये रहा हमारा मामला जो हमने अभी पढ़ा है, देखना बेटा तसल्ली से देखना बस इसको, इसमें एक एक चीज पढ़ाऊंगा, ना समझ में आए क्लियर कट मना करना भैया, यहां ध्यान दो। क्या रहा है कि स्कूबा डाइवर्स मस्ट कोप विद, स्कूबा डाइवर को किससे कोप अप करना पड़ता है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस है, भाई हाई कॉन्सेंट्रेशन डिसॉल्व हो रही है ना, क्योंकि नीचे जाते हैं प्रेशर तो अच्छा खासा बढ़ता है, वाइल ब्रीदिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर, अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर है जिसकी वजह से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस है। दिक्कत हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस नहीं है, दिक्कत सडनली ऊपर आने से है। तो क्या लिखा है, जो इंक्रीज्ड प्रेशर होता है हमारी बॉडी में, इंक्रीज्ड प्रेशर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन द ब्लड जस्ट बिकॉज ऑफ हेनरीज लॉ, है ना। when the divers come towards the surface, when the diver come towards the surface, the pressure gradually decreases, this released the dissolved gases and lead to the formation of a bubble of nitrogen। बेटा स्पेसिफिक कह रहा है कि नाइट्रोजन के बबल है, ऑक्सीजन के बबल, बबल तूने कभी नींबू लेमन जो लेते हैं उसमें स्ट्रॉ से फूक मारी है, तो जो तेरी फूक के जो एयर पार्टिकल्स हैं वो बबल की फॉर्म में ऊपर आते हैं, तो वो बबल बेसिकली होता क्या है, एयर स्पेस। तो अरे नहीं, अरे भाई 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 समझ, ये देख मेरे को पता है यहां पर बच्चा दिक्कत फेस करता है, ये देख ये रही ब्लड वेसल, इस ब्लड वेसल के अंदर हमारे यहां पर क्या है, ये गैसेस है, और बाकी में क्या फ्लो कर रही है बेटा, बाकी में ब्लड फ्लो कर रहा है। जब ब्लड फ्लो कर रहा था, गैस जब डिसॉल्व थी तो वो उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में अंदर थी, अभी वो अलग हो गए, अलग हो गए तो एयर ने अपना ही स्पेस बना लिया, समझ गया, ये हुआ है, ठीक है। गैस डिसॉल्व थी जब ब्लड में, तो वो ब्लड के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में घुली हुई थी, ठीक है। दिस इज जस्ट लाइक कि आपकी चीनी जो है पानी में डिसॉल्व है, जब चीनी बाहर आती है तो कैसे बाहर आती है, हाँ सिर्फ आप चीनी पानी के अंदर डाल दो, ऐसे जस्ट डालिए, स्टर नहीं किया, पानी मीठा हो गया, नहीं होता, क्योंकि स्टर करना है, यूनिफॉर्मली उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। यहां पर भी वही है, जब वो पूरे यूनिफॉर्मली ब्लड में डिस्ट्रीब्यूटेड है तब वो डिसॉल्व्ड है, जैसे ही वो बाहर आकर के अपना अलग स्पेस, कि भाई अब ब्लड अलग हो जाओ, हम एयर स्पेस अलग बना रहे हैं, समझ गए, एयर अलग बना लिया। देख तेरे को समझ में आना चाहिए इस बात से कि ये मेरा लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर ये वो पार्टिकल है जो गैस के डिसॉल्व्ड है, और ये पार्टिकल है जो गैस के डिसॉल्व नहीं है, बता ये अलग एयर स्पेस है कि नहीं है, समझ पा रहा है। तो इसमें अब बेसिकली वही है कि बबल्स हमारे क्या होते हैं, एयर स्पेस होते हैं, समझ गया। तो कुल मिला के ये वाली बात आपको समझ आई। दिस, अब ध्यान देना, अब जब आपके एयर स्पेस बने तो नेट वॉल्यूम ब्लड के फ्लो के लिए क्या हो गया, कम हो गया ना। दिस ब्लॉक्स द कैपिलरीज एंड क्रिएट अ मेडिकल कंडीशन नोन एज बेंड्स व्हिच इज वेरी पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। क्या ये बहुत ज्यादा डेंजरस। अब दिक्कत ये है कि भाई बेंड्स हो रहे हैं, मुझे पता लग गया। अब इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, ये बताओ कि आप हम स्कूबा डाइवर्स के लिए कर क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो, तो क्या कर रहे हो वो बात मैं आपको एक मैथमेटिक्स से समझाता हूं।
सबसे पहले आप एक काम करो बेटा, ये वाली बात लिख लो जल्दी से, पहले ये वाली बात लिखो। सर अच्छा ये वही वाला केस हो गया कि जो आपने समझाया था ना, वो वहाँ पे ब्लड के अराउंड नहीं, गैसेस के अराउंड में ब्लड फ्लो कर रहा है, तो उसमें फिर वो जब थोड़े टाइम बाद वो अपनी वो स्पेसेस लीव हो जाती हैं, गैसेस लीव करती है ताकि वो बबल के वो बबल्स फॉर्म हो जाए। मतलब ये वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया। कौन सा? जो आपने समझाया था चीनी के अंदर, हाँ 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 वही वाला। लिख लिया बेटा? वो बेंड्स वाली जो बात लिखी है ना, वो पूरा एक्सप्लेनेशन लिखिए बेटा, उसके लिए स्पेस छोड़ देना, वो तुम्हारा होमवर्क है, घर से लिख के लाओगे, क्योंकि ये टॉपिक ना थोड़ा समझाना ज्यादा जरूरी है, बेंड्स वाला लिखना आप उसे होमवर्क में। बेंड्स वाला टॉपिक वही वो प्रेशर, वो स्कूबा डाइविंग वाला। चले आगे। सर वैसे अगली क्लास में कितने बजे आऊं एक्स्ट्रा क्लास के लिए? है अगली क्लास का टाइम बता दो। क्लास हो जाए, चले। सर जब हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता क्यों है? क्योंकि भाई ऊपर से इतना सारा पानी तेरे सर पे रखा हुआ है। स्विमिंग करिए कभी? हाँ बस वो पानी का प्रेशर सब नीचे जाता है। है? नहीं, बड़ा क्यूट लगता है। क्या बनता है? कुछ पूछता तो है कम से कम। चले आगे बेटा। हाँ, विच इज़ वेरी पेनफुल। बेटा अब मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ, अब जो बता रहा हूँ बेटा वो ना जनरल बात है, ये जनरल मैथमेटिक्स है, हो सकता है कईयों को पता होगी, जिनको नहीं पता है उनको उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ ध्यान देना, मेरे पास दो वेरिएबल है x एंड y, अगर x और y मल्टीप्लाई होकर के कोई कांस्टेंट आंसर दे रहे हैं, तो आप बताओ ये डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे के या इनवर्सली? कैसे रिलेटेड है बेटा? कोई ऐसा बच्चा है जो कह रहा है कि मेरे को ये बात नहीं आ रही समझ? पक्का है? क्यों नहीं समझ आ रही? फिर भी मैं एक बार बता दूंगा। मान ले यहाँ पे x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 4 है, तो मल्टीप्लाई होके क्या आया? 80। अगर मैं 20 को 10 कर दूं, मतलब घटा दूं, तो सेम 80 लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस वैल्यू को, तो ये यहाँ पे क्या आया? x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y आया, बोलो ठीक है। सिमिलरली अगर x और y आपके डिवाइड होकर के कोई कांस्टेंट आंसर देते हैं, तो कौन सा, क्या रिलेशन है इनके बीच में? अब डायरेक्टली है, d फॉर डिवाइड, d फॉर डायरेक्ट। कैसे? ऊपर लिख 20, नीचे लिख 4, कट पिट के क्या आया? 5। अब ऊपर 20 को क्या कर दे? 10। ऊपर वाले को अगर घटाया तो नीचे वाले को क्या करना पड़ेगा? इसको भी घटाना ही पड़ेगा, सो दैट आंसर आपका 5 आई। ये वाली बात समझ में आई? बट ये वाली चीज पॉसिबल तभी है जब इक्वल टू में कोई कांस्टेंट हो। क्या है बेटा? ये कब पॉसिबल है? जब इक्वल टू में कोई तो बेटा इस बात को समझना बहुत अच्छे से। मैंने आपको फॉर्मूला बताया, प्रेशर इज इक्वल टू KHX, बोल हाँ या ना? बताया। फॉर्मूला बताया, प्रेशर इज इक्वल टू KHX। सोच करके देखना, अलग अलग गैस का KH अलग अलग होता है, बोलो हाँ या ना? अगर मैं आपको कहूं एट कांस्टेंट प्रेशर, कि कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं, तो आप सोच के देखना, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो यहां कांस्टेंट लिख दूं और KH into X आएगा या नहीं आएगा? अब मुझे बताओ, KH और X इनवर्सली रिलेटेड है। क्यों इनवर्सली रिलेटेड है? बिकॉज दे बोथ आर गेटिंग मल्टीप्लाइड। और x किसको मेजर कर रहा था? सॉल्युबिलिटी को। मैंने आपको पहले बताया था, जहां पे आपका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है वहां पर सॉल्युबिलिटी वेरी गुड। तो अ गैस हैविंग हाई वैल्यू ऑफ KH विल बी लेस सॉल्युबल एट द सेम प्रेशर। मैं तो इनको ये वाली बात समझ आई, मल्टीप्लाई होकर के कांस्टेंट आया, तो ये KH और X अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब KH अगर किसी गैस का हाई है, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। हाँ, ये बात समझ में आ गई? तो अब समझना कि यही बात इंजीनियर्स ने, डॉक्टर्स ने पता लगा ली, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि हम एक काम करते हैं, हम छोटा सा काम करते हैं कि हम इस नाइट्रोजन में और जो ऑक्सीजन का मिक्सचर है इसमें हम थोड़ा सा हीलियम मिला के देंगे। क्या करेंगे इसमें? थोड़ा सा हीलियम। पहले बताओ, हीलियम इनर्ट गैस है या नहीं है? इनर्ट है। इन्होंने हीलियम इसलिए लिया,
पहला कि वो इनर्ट था, तो इम्पैक्ट नहीं आएगा ज्यादा। दूसरा हीलियम का KH बहुत हाई है बाय नेचर, मतलब ये खुद डिसॉल्व नहीं होगा, है। तभी तो बोला था इम्पैक्ट नहीं आएगा। तुमसे क्वेश्चन पूछूं है, प्रेशर हाई है तो डिसॉल्व नहीं होगा। नहीं, वो KH हाई है तो अगर KH जैसे मैं बोलूं है ना, KH बहुत हाई है तो डिसॉल्व नहीं होगा। अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज कहता हूं, एक ऐसी कंडीशन बताओ, एक ऐसी कंडीशन बताओ, मान लो तुम्हारी प्रॉपर्टी में 10 बिल्डिंग्स हैं, सारी सेम साइज वगैरह सब कुछ है, 10 बिल्डिंग है, तुम एक भाई हो एक बहन हो, क्या ऐसी कंडीशन है कि प्रॉपर्टी तो सेम रहे बट तुम्हारा फ्रैक्शन कम हो जाए? वो कंडीशन क्या है? हो सकता है। कैसे? दो भाई बहन हो, बिल्डिंग सेम है तो प्रॉपर्टी बराबर ही तो मिलेगी, 5-5 बिल्डिंगें मिल जाएंगी। कैसे हो सकता है कि कम मिले? वही 10 बिल्डिंगें कम मिले है? क्या? किसका साइज बढ़ा दूं? या अल्लाह, अरे अरे बिल्डिंग कैसे नहीं, मैं कह रहा हूं कि बंदों को कम मिले। अभी तो 5-5 बिल्डिंगें मिलेगी ना, जायदाद बटेगी, तो मैं कहूं कम मिले, 5-5 ना मिले, कम कम मिले। दो हाँ? बंदे बढ़ो। कौन बंदा? कहां से ले आओगे बंदा भाई? अरे हीलियम भी तो आया होता है। नहीं भैया, सत्य कह रहे हैं, एक और भाई बहन कुछ हो जाए, हाँ, एक और भाई बहन होने से तुम माल तो कहेगा यू। मिल रही है तो मतलब पास हो गए, पेरेंट्स पास हो गए ना, तो फिर तीसरा कैसे आएगा? वो जब मैं छोटा था ना, मैं सोचता था पापा इसके आगे नहीं, मेरे आगे कोई नहीं, बहन आ चुकी है। मैं तो बचपन से ही ऐसा था। नहीं, हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं थी। मेरी बात सुनना, इससे समझाने का मतलब क्या है बेटा, मेरा सिंपल ये मतलब है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आप जिस रेशो में डाल रहे थे ना 4:1 में, 4:1 आप उसी रेशो में डालना, बट थोड़ा सा हीलियम भी डाल देना, तो इनकी रेशो तो वही रहेगी बट फ्रैक्शन कम हुआ ना। अरे रहा 4:1 में ही, बट फ्रैक्शन थोड़ा कम हुआ। अब नाइट्रोजन का कम होना हमारे लिए अच्छी बात है, बट ऑक्सीजन का फ्रैक्शन कम होना नहीं है। तो इसलिए हीलियम एक हिसाब से ही डालते हैं। मुझे पता है ये वाली मैथमेटिक्स ना ज्यादा को समझ नहीं आई। ब्लड में बात कर रहा हूं ना कि ब्लड में नाइट्रोजन कम है और हाँ, हाँ, नाइट्रोजन का कम होना ब्लड में अच्छी बात है कि जब कम डिसॉल्व होगा तो उसके जब एयर स्पेसिस बबल बनेंगे कम बनेंगे, विच वुड बी लेस पेनफुल, या शायद इतने बनेंगे कि स्कूबा डाइवर को फर्क ना पड़े। बट ऑक्सीजन का कम होना अच्छी बात नहीं थी, इसलिए उतना ही हीलियम ऐड ऑन करते हैं बेटा, सो दैट कि बहुत ज्यादा इनके उस पे ना अमाउंट पे फर्क ना पड़े और सॉल्युबिलिटी अच्छी खासी बनी रहे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा बच्चा जाएगा, मैं जा रहा हूं स्कूबा डाइविंग करने, जाएंगे तो ट्रेंड्स ही, बट उनके लिए मामला थोड़ा सा इजी हो गया। ठीक है बेटा, तो यहां पर पढ़ना आप क्या, आया क्यों हीलियम डाला क्यों? हीलियम सर इसीलिए डाला कि तुम्हारे रहते इसके आते ही, अरे नाइट्रोजन कम हो जाए, इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाए, क्योंकि फ्रैक्शन, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी थी बेटा, जो सॉल्युबिलिटी थी वो किसके थ्रू आ रही थी? सॉल्युबिलिटी आपकी मोल फ्रैक्शन के ही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, तो इसके मोल्स डलने से इसका मोल फ्रैक्शन कम नहीं होगा। सॉलिबिलिटी भी कम हो गई। नहीं आई समझ? नहीं समझ। मोल फ्रैक्शन तो कम होगा ना भाई। जैसे वो एग्जांपल मैंने दिया, 2 लोग थे, फ्रैक्शन कम तेरे, वरना बंदा कहा यार मेरे आने से तेरा कैसे फ्रैक्शन कम हो गया? अरे तेरे आने से ही तो कम हुआ है, फ्रैक्शन कम हो गया ना, और सॉल्युबिलिटी डिपेंड ही एक्स पे कर रही थी। ठीक है, तो ये आपका मामला हुआ कि, और क्वेश्चन आता है हमने हीलियम क्यों चुना, ये वाली बात तो बता रखी है कि हीलियम होता है इनर्ट, पहली बात कि थोड़ा बहुत डिसॉल्व होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और दूसरा ये इतना डिसॉल्व भी नहीं होता। रीजन क्यों नहीं डिसॉल्व होता? क्योंकि KH बहुत, कि खुद तो डिसॉल्व होगा ही नहीं, उल्टा तुम्हारा फ्रैक्शन कम कर दिया तो तुम भी डिसॉल्व कम होगे। नाइट्रोजन का कम डिसॉल्व होना हमारे लिए फ्रूटफुल है, बट ऑक्सीजन का कम डिसॉल्व होना फ्रूटफुल नहीं है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो अब आप यहाँ पे आ जाते हैं बेटा, यहां पढ़ना क्या लिखा है, ये वाला तो हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। यू लिखा मेरे भाई, क्या लिखा है यहां ध्यान देंगे बेटा, कि टू अवॉइड बेंड्स, कि बेंड्स ना हो, as well as the toxic effect of high concentration of nitrogen in the blood, the tanks used by scuba divers are filled with air। कौन सी एयर फिल करते हैं? सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाली नहीं, द एयर विच इज डाइल्यूटेड विद हीलियम। और ये उन्होंने उसके एग्जैक्ट परसेंटेज बता दी, ये लो ये डाल करके ले जाओ।
अब आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा और बेंड्स की कंडीशन अब इतनी इजी नहीं रहेगी कि इजीली हो रही है, ठीक है। बेंड्स इससे पूरा खत्म नहीं होता, बट उसके जो चांसेस होते हैं काफी कम हो जाते हैं, क्वाइट इजी हो गया। समझ में आई बात, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला हमने सीखा बेटा, प्रेशर इज इक्वल टू KH वाला, इस फॉर्मूले पे बेस्ड अब हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। अच्छा बेटा एक चीज अब आप ये तो समझ गए कि KH हाई है तो गैस कम डिसॉल्व होगी, ये वाली बात समझ गए। KH की यूनिट्स देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं यूनिट्स की तो चेक करना, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, प्रेशर यूनिट आ गई, तो जो आपकी KH की यूनिट है वो वही यूनिट है जो आपकी प्रेशर की यूनिट है। तो ध्यान देना बेटा यहाँ पे KH की क्या यूनिट है, KH हैज यूनिट ऑफ प्रेशर। अब बेटा अब आपको मैं थोड़ा प्रेशर के बारे में बताना चाहूंगा, प्रेशर के बारे में थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझना। आप सब देखो प्रेशर की कई सारी यूनिट होती है, ATM होती है, बार होती है, पास्कल होती है, और उसके बाद हमारी और भी MM ऑफ Hg होती है, टॉर होती है। इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूं, तो यहाँ पर ध्यान देना बेटा, सारे बता रहा हूं। आपको ये बात पता है प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। फोर्स आपका होता है न्यूटन में, एरिया आपका होता है बेटा मीटर स्क्वायर में, है ना। तो अगर मान लो 10 न्यूटन का फोर्स अगर 2 मीटर स्क्वायर एरिया पे लगा तो ये बन गया 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी पर मीटर स्क्वायर को वी कॉल पास्कल। ये वाली बात आप सब जानते हो। अब आपसे पूछूंगा ये पास्कल बड़ी यूनिट है या छोटी? बड़ी, वाह कितनी बड़ी। 1 bar is equals to, चलो मैं बताता हूं है। अच्छा यूनिट बड़ी छोटी होने का क्या मतलब है? देखो जैसे मैं लिखूं ये ज्यादा रुपए हैं कम रुपए हैं, और ये उससे कंपैरिजन भी कर, अच्छा मतलब तेरे लिए यू भी बड़ा, मतलब ठीक है यार 1000 में क्या ही होता है। तो ये यूनिट छोटी है, ये यूनिट बड़ी है। मान लो किसी पे 1 मोल रुपए हो, तो मोल तो और बड़ी चीज हो गई। तो कुल मिला के वही यूनिट ही पूछ रहा हूं कि पास्कल छोटी है बड़ी है? पास्कल छोटी है बड़ी है? छोटी, बहुत छोटी, पास्कल बहुत छोटी है। तो ये इतनी छोटी यूनिट है कि मैं थोड़ा सा बड़ा एक्सप्लेन करता हूं। थोड़ा सा बड़ा इज योर 1 बार, थोड़ा सा बड़ा इज 1 बार, एंड दिस इज इक्वल टू 1 लाख पास्कल। कितने पास्कल है बेटा? 10 raised to the power 5। हाँ हाँ वही है। उसके बाद थोड़ी बड़ी यूनिट आती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हम बोलते हैं ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वो है। और ये कितना है? 1,01,325 पास्कल टू बी एग्जैक्ट। गॉट इट? और अगर मैं 1 ATM और 1 बार को डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा? ऊपर ये वैल्यू आएगी और नीचे वो वैल्यू। तो वैल्यू कितनी आ गई? 1.01325। बोलो हाँ या ना? आ गया? तो जल्दी बता 1 ATM में कितने बार हो गए? 1.01325। ये वाली बात याद रखनी है। और अगर मैं इस 1.01325 को नीचे लाके डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा? 1 डिवाइडेड 1.01325 इतने ATM हो जाएंगे इज इक्वल टू 1 बार। कितना है बेटा? 0.987 ATM इज इक्वल टू 1 बार। ये आ गया। अब एक बात सुनना, आप लोगों ने सुना होगा हमारी जो ब्लड प्रेशर होता है वो 80 और 120 होता है ना? 80 और 120। तो वो 80 और 120 की यूनिट्स क्या होती है बेटा? मिलीमीटर ऑफ मरकरी। क्या होती है? MM ऑफ Hg। ठीक है, अब वो MM ऑफ Hg क्या होती है वो बताता हूं बेटा। 1 मीटर कितना होता है? तकरीबन इतना बड़ा। 1 मीटर इस तकरीबन इतना बड़ा, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इतना बड़ा, 100 सेंटीमीटर। और इसको कम करते 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 76 सेंटीमीटर ले आता हूं। तो 76 सेंटीमीटर इज बेसिकली, मान लो ना इतनी हाइट है ना, मतलब इतनी हाइट है, 76 सेंटीमीटर इतनी हाइट है। तो अब होता क्या है, अगर मेरा 1 ATM प्रेशर है ना बेटा, अगर मेरा 1 ATM प्रेशर है, आप लोगों ने पिच पहले यूज होती थी, आजकल तो डिजिटल मीटर्स आ गए ना वो बीपी नापने वाले हैं। पहले कैसी होती थी? आपने देखा होगा कुछ हॉस्पिटल्स में वो ग्रीन कलर का एक फुसफुस सा होता है और यहाँ पे एक ऐसा होता है जिसमें मरकरी ऊपर चढ़ रही होती है
अरे जितना प्रेशर ज्यादा होगा मरकरी ऊपर 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 ऊपर, वो वेलकम बैक पिक्चर में मैंने देखा मरकरी इतनी ऊपर चढ़ती है वो मीटर ही टूट जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के ध्यान देना 1 ATM जो होता है वो बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी बराबर अगर उसकी हाइट हो जाए तो। और आपको पता है 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है बेटा 10 मिलीमीटर, तो mm में कितना हो गया 1 ATM इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और ये mm ऑफ मरकरी को ही अपन एक नया नाम दे देते हैं, वो नया नाम है 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर। सर दिस इज ऑल अबाउट द प्रेशर, जिसको जहां कन्वर्ट करना है वहां करो, क्योंकि हमें तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको याद क्या क्या रखना है, कहोगे भाई मुझे ये बता दे डायरेक्ट क्या क्या याद रखना है, अपने से इतनी सारी चीजें नहीं हो पाती। एक याद रखना है ये, एक याद रखना है ये, एक याद रखना है ये, लिखता जा, एक याद रखना है ये। इतना सारा मैं कैसे याद रखूंगा, रखना तो पड़ेगा। अच्छा, एनसीईआरटी में 1 ATM को 1.013 बार के बाद खत्म कर देते हैं, वो आप भी समझ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इज दैट क्लियर? और एक बात और बताऊंगा छोटी सी, लिख लो, पहले से लिखो बेटा। आज पता है, आज मैं आपको देखो ये सारी चीज आपकी क्या ये छूट गई है, लिख ली, छूट गई है। जिनको पता है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद ये वाले जो टॉपिक्स बेटा जो ज्यादा राइट अप होता है ना, ये आप हर क्लास में एज अ होमवर्क लिखोगे बेटा। कैसे लिखोगे ये? हर क्लास में एज अ होमवर्क ये सारी चीजें पूरी करनी है बेटा, क्योंकि देखो समझो यहां पर लिखो कुछ चीजें घर पे, वैसे तो जनरली आप सारी लिख ही लोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं, ये वाली सारी इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट बोलना इस वाले पेज को, क्योंकि प्रेशर कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फिलहाल अभी लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं। सर वो ऊपर वाला नहीं याद करो, 1 bar is 10 raised to the power 5 Pascal। कौन सा बेटा? 1 bar 10 raised to the power। सर बिल्कुल करना है। और आपने नहीं लगाया वाटेड पे, हैं? आपने वाटेड पे नहीं लगाया। अच्छा, कर देता हूं, मेरे तक गलती होगी। ले, ओके सर, है सर को बाद में टाइम बता दो। बेटा आपका नाम क्या है? मौलिक, MAULIK। आज हरगुन नहीं आई ना? वेन्या, वेन्या है। तन्वी, ठीक है। चले बेटा आगे। हाँ बेटा मौलिक, इसमें अपना नाम नंबर लिख देना। सर आज ना मेरे दोस्त ने केमिस्ट्री का पेपर था कंपार्टमेंट का, फिर ना वो काम में एयरपोर्ट लगा के लिया है, दूसरा बंदा उसको सही से आंसर बता रहा है। चल रहा है। तू तेरा क्या लेना मेरा उससे? अरे भाई चलो आओ, सब सही हो जाएगा, मैं कह ही रहा हूँ एक दिन। भाई तो हमने पूछे, ये आपको समझ आया ना? हाँ, अब इसको यूज करते हैं। ठीक है, हो गया सर। सर रुक जाओ सर, हाँ जो की कहना। अच्छा ले मेरा भाई। सर हाँ यार, एक काम करना, जो मैं क्वेश्चन दूंगा ना आपको घर से करने के लिए, वो आप ना करके लाना। ठीक है, जैसे अभी तो क्या है, अभी तो तुम नए नए हो, मैं मारूंगा नहीं, मैं बाद में कूटूंगा। ठीक है, यहाँ ध्यान देना। भैया क्वेश्चन क्या दे दिया? कह रहा इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू वाटर, नाइट्रोजन गैस को क्या कर रहा हूं? बबल कर रहा हूं।
कर रहे हैं बबल। अब सारी बाहर नहीं निकलती, कुछ ना डिसॉल्व भी हो जाती है बेटा, सारी बाहर नहीं निकलती, कुछ डिसॉल्व भी हो जाता है। तो वही भैया कह रहे हैं इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू वाटर हाउ मेनी मिलीमोल्स। वो भैया जी डायरेक्टली आपसे मोल्स नहीं पूछ रहे, क्या पूछ रहे हैं? अरे समझ रहे हो, जैसे 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। तो वैसे ही 1 मोल में कितने मिलीमोल हो जाएंगे? 1000 मिलीमोल। तो मेरे जितने मोल्स आएंगे मैं 1000 से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लूंगा बेटा? मिलीमोल्स। तो वो वही पूछ रहा है कि इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू वाटर हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व। कितना गैस डिसॉल्व होगी, क्योंकि बाकी सारी तो क्या हो जाएगी? चलो बाहर, है ना। तो कितनी डिसॉल्व होगी इन 1 लीटर ऑफ वाटर? बता दिया भैया जी ने कितना वाटर है, 1 लीटर वाटर है। एज्यूम कर लो दैट नाइट्रोजन एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987। प्रेशर दे दिया, किसका? नाइट्रोजन का प्रेशर दे दिया। गिवन दैट हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट कितना है? 76.48 के बार। के स्टैंड्स फॉर किलो, के स्टैंड्स फॉर किलो। तो यहां ध्यान देना भैया, आपको दे क्या क्या दिया इन्होंने, जो आपको दे दिया वो दे दिया। पहली बात तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना दिया भैया? 0.987 बार। और KH फॉर द नाइट्रोजन गैस क्या दे दिया भैया? 76.48 किलो बार। अब इस किलो बार को अगर अपन कन्वर्ट करते हैं तो किलो मल्टीप्लाई कर दे, 76480 बार आया, बोलो हाँ या ना। अब वो भैया जी वही कह रहे हैं ना आपको मोल्स निकालने हैं, तो पहले एक काम कर दें अपन कि ये हमारा प्रेशर इज इक्वल टू KHX होता है ना भैया, और तुम्हें पता है ये KH भी गैस का है, ये प्रेशर भी गैस का है, और ये मोल फ्रैक्शन भी गैस का है, बोलो हाँ या ना। ये सारी चीज है, कोई डाउट बनीत भैया? देखो ना, है ना, KH भी गैस का। मोल फ्रैक्शन है, सॉल्युबिलिटी है। हाँ ये इतने बढ़िया बात पूछी। जब मैं फर्स्ट क्लास में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स करा रहा था तो वो कॉन्सेंट्रेशन क्या बताया करती थी कि सॉल्यूट कितना डाला है, तो सॉल्युबिलिटी किस किस टर्म्स में बता सकते हो? m/m%, v/v%, m/v%, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन। कितने मोल्स आपके डले हुए हैं, वो मोल फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन क्या है? सॉल्युबिलिटी। और मजे की बात पूछा है तो ना बढ़िया चीज है, हर बार तेरे को सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन से नहीं देगा, कई बार देगा मोलारिटी से, कई बार देगा मास बाय मास परसेंट से, है किसी से भी दे सकता है। तो वहां से आपका क्या निकलेगा? वहां से आपका निकलेगा कि भाई अब आपको पता लगाना, अच्छा असली चीज तो अभी छुपी हुई है जो तूने थोड़ी देर पहले पूछ दी, मैं थोड़ी देर बात कराऊंगा। तो सच्ची मैनू एक गल दसो, KH पता है, प्रेशर पता है, क्या मोल फ्रैक्शन नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, आओ निकालते हैं। एलो प्रेशर हो गया 0.987 बार। KH की वैल्यू अगर अपन डिवाइड करेंगे कितनी आएगी? 76480 बार। और ये क्या मिल गया आपको? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, बोलो हाँ या ना। तो यहां से क्या आप कैलकुलेट करके मेनू बताओगे कि कितना आ रहा? बता दो प्लीज। अभी ना कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बता दो, घर पे हसल कर लेना वो वाली कि खुद करूंगा, मैं तो खुद करूंगा। कर लूँ मैं एक बार यहाँ पे 0.987 डिवाइडेड 76480, ये 0.4 बार 0 और 129 है, तो कितना आ गया बेटा? 1.29 इंटू 10 की पावर -5, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब सच्ची बताना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस अपॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ लिक्विड। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस तो मैनू निकालना है, मैं इसको लेट कर लेता हूं y। नंबर ऑफ मोल ऑफ लिक्विड बता दो, मेरे पास लिक्विड है क्या? वाटर। मेरे पास लिक्विड क्या है मेरे लाल? वाटर। तो ध्यान देना, वाटर मेरा है 1 लीटर, 1 लीटर स्टैंड्स फॉर 1000 ml। और इन्होंने बता नहीं रखा जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है बेटा, वो होती है 1 ग्राम पर ml। तो जल्दी बता, कुल मिला करके तेरे पास वाटर कितना हो गया? 1000 ग्राम। तो अगर 1000 ग्राम है तो मोल्स नहीं आ जाएंगे गिवन मास बाय मोलर मास? हाँ, ये हमने बताया था क्या कि गिवन मास बाय मोलर मास 18 होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे बेटा? गिवन मास 1000 ग्राम बाय 18 ग्राम पर मोल, ये आ गया इतना। क्या वैल्यू आई जल्दी बोलो? 55.55 मोल। इस वैल्यू को उठाओ यहां डालो,
आ गया ना। ये 55 पॉइंट, अरे वो 55.55 यहां आ गया, इसको y माना, इसको y माना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया। आप सॉल्व कर लोगे, बट मैं आपको एक छोटी सी चीजी बताऊंगा। वो चीजी क्या है, वो चीजी समझना, तसल्ली से समझना भैया। इसको अगले पेज पे ले चलूं? हाँ, फिर आप तसल्ली से लिखना इसे। ये देख, आपकी जो वैल्यू आई क्या आई, आपकी वैल्यू है 1.29 इंटू 10 की पावर -5। बेटा जो अब बताऊंगा ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां तक तो आप पहुंच सकते थे, बट ये वाली बात आपके लिए एजम्पशन है। क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को y मान लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को y मान लिया, ये वैल्यू हो गई बेटा 55.55। बोल बेटा 55.55। अब मैं तुमसे पूछता हूं, 1 लाख रुपए का अमाउंट कम है ज्यादा है? बोलो। ज्यादा है, है? ज्यादा है। मान ले तू अपने घर में 1 लाख रुपए कमाता है, ठीक है, कम ज्यादा वो तू अपना देख लेना। तेरी शादी हो गई, तेरी वाइफ कमाती है 1000 करोड़ रुपए पर मंथ। क्या 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 सुना नहीं मैं ढंग से? है? नहीं जाएगा, मैं बताऊं क्यों नहीं जाएगा, और कह सकते हैं कि डेली जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? तेरी समाज में ना बड़ी इज्जत होगी, तू रोल्स रॉयस में निकल रहा है, महंगे महंगी चीजें यूज कर रहा है, तेरी समाज में बहुत इज्जत होगी, पर घर में वही बात होगी, ओए हस्बैंड यू काम कर दे, ओए निकाल दूंगी घर से बाहर, नहीं 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 मत निकालना। लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारी बाहर बहुत इज्जत है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये 1000 करोड़। तो अब सोच करके देखना, जब तू घर में 1 लाख रुपए कमाता था, तेरी बड़ी इज्जत थी। 1 लाख बाय 1 लाख, वो सारा पैसा तेरा ही था, घर वाले इज्जत भी करते थे, 1 लाख रुपए में गल चलते हैं कहीं, हैं? फिर तेरी बीवी आ गई 1000 करोड़ रुपए लेके, अब मुझे नहीं पता आगे कितने जीरो लगाने हैं, मैं तो याद करके आया हूं, बता दूंगा, ठीक है? लग गए 1000 करोड़ में 7 जीरो लग गए। तो अब सोच करके देखना, तेरा फ्रैक्शन कम हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया? अरे बहुत कम। अगर ऊपर देखो, ऊपर तो कुछ नहीं है, तो मैं तो ऊपर रखूंगा ही यही वैल्यू। नीचे अगर मैं सिर्फ इनको ऐड करके डिवाइड करूं या डायरेक्टली उससे डिवाइड कर दूं, चेक कर लेना बेटा, सेम सेम आएगा आंसर। क्यों फर्क नहीं आएगा? क्योंकि तू नीचे से वो कंपोनेंट निगलेक्ट कर रहा है जो छोटा नहीं है, उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो हम निगलेक्शंस कहां करते हैं? मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं करते, निगलेक्शंस करते हैं प्लस माइनस में। तो आप चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैंने आपको पता है क्यों बताया ये? इसे इसलिए बताया बेटा कि y अपॉन में y प्लस 55.55 छोटी वैल्यू आ रही है, बड़ी आ रही है? 10 की पावर -5 है ना? बहुत छोटी। अनिका बेटा बता, तू अभी शुरुआत से ध्यान देना, बिल्कुल सब समझ में आएगा। जहां ना समझ आए क्लास में रोक और पूछ, समझ रहे हो? तुम्हें साथ वाले से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुझे आ रहा है? नहीं नहीं मुझे भी नहीं आ रहा, कोई नहीं, भौंकने देते हैं। क्यों भौंकने देते हैं? यहां सुन दोबारा, मैंने क्या बोला? ये वैल्यू, ठीक है, इसके कंपैरिजन में बड़ी हो गई। वैसे 55.55 बहुत बड़ा थोड़े है, वो y बहुत छोटा हो गया। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? सिंस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज वेरी स्मॉल, और ये y वैल्यू छोटी है या बड़ी है, कौन बता रहा है? कि y को डिवाइड किया ना इससे बहुत छोटा आ रहा है, मतलब शायद तुम बेटा बहुत छोटे हो। सिंस x ऑफ गैस मतलब y इज वेरी स्मॉल, तो हम क्या लिखेंगे? y प्लस 55.55 को ना बेटा अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देंगे? 55.55। ऐसे हमेशा नहीं करेंगे। मान ले ये डिवाइड करके 1000 आ रहा होता, तो क्या मैं ऐसा लिख पाता? बोल बेटा, तो लिख पाता क्या? नहीं। इनको डिवाइड करके 10 की पावर -5 आ रहा है, तब लिख पाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा? ये मैंने लिखा है यहां पर, क्या वो इस, तू अभी इसे सॉल्व करके देखना, तेरे को लीनियर इक्वेशन वो करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मान ले ये वैल्यू -1 होती, तो ये तेरा कैसा आता? 0.129 आता। फिलहाल ये -5 है, तो 0.000129 आ रहा है, ठीक है? अब अगर तू इस केस में ये सॉल्व करेगा तो y की वैल्यू अलग आएगी, ठीक है, और नहीं लेगा तो अलग आएगी। बट इस केस में चाहे y को कंसीडर कर चाहे मत कर, दोनों केस में ऑलमोस्ट यही बात समझ। हाँ बोल। अगर कभी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वैल्यू सॉल्व हो करके यही आई ना, और ये वैल्यू क्या है? छोटी।
अगर ये वैल्यू आपकी 10 की पावर -4 -5 ऑर्डर की आ रही है तब ऐसा करना है। हाँ यही पूछ रहा है ना, ठीक है। तो अभी क्लियर। और अगर ये वैल्यू प्लस आ रही है, सपोज प्लस में आ रही है तो गलती से भी निगलेक्ट नहीं करना, ठीक है। तो इन दैट केस आपका हुआ क्या, 1.29 इंटू 10 की पावर -5 से आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, y अपॉन में ये नीचे 55.55। अब इसको उधर मल्टीप्लाई करो और आपको डायरेक्टली क्या मिलने वाले हैं, ये y मोल्स ही तो होते हैं। अरे y क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ही तो है लाला, जो कि नाइट्रोजन है। तो कौन सा निगलेक्ट तो 1.29 इंटू 10 की पावर -5 को मल्टीप्लाई करना बेटा किससे, 55.55 से, 71। तो इतने आपके मोल्स आ गए, और मोल्स को मिली मोल्स में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई, वेरी गुड। तो हाँ, तो यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फाइनली कितने निकल के आए बेटा, वो आए 1.29 इंटू, वो मल्टीप्लाई कर देंगे -5 इंटू 55.55 को इंटू 10 की पावर 33 से, तो ये मिली मोल्स आ जाएंगे। गॉट इट, दिस इज योर फाइनल आंसर। और ये फाइनल आंसर जब आप सॉल्व करेंगे बेटा, ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे आपका जो आंसर दे रखा है 0.716 मिली मोल। अब बता बेटा, जहां पर आपको डाउट हो क्लियर कट बताना कि भाई ये वाली बात मेरे नहीं आई, एक बार दोबारा बता दे। हाँ की कहना लिखो, आ गया। हाँ तो आज के बाद जाने नहीं देना। हाँ हाँ हाँ, ये जो तू नई नई बातें बताता है ना, इन बच्चों को बता दिया अगर इन्हें पता नहीं रहती। अभिराज भैया, हाँ मैं वही सोच रहा था कि भी प्यास क्यों नहीं लगी। चलो बेटा लिख लो तो बता देना। सर अभी तो ऑर्गेनिक कर रहा हूं, इंस्टा भी चला ले। व्हाट्सएप कर रहा हूं। अच्छा इसको लिख लो बेटा, फिर चलते हैं आगे। चले बेटा आगे। लिखो लिखो, आराम नाल लिखो। जो जो क्वेश्चन मार्क करूंगा बेटा वो ना करके आना घर से, ठीक है। अब बिना होमवर्क के, मतलब ये समझो कि आज अगर आप लटका रहे हो तो वो बाद में सब एक्यूमुलेट होगा, मत करना। अब अगर कोई भी गलती आपको लगती है 11th में हुई थी तो उसे रिपीट नहीं करना। ठीक है ना, नहीं कुछ कहा ही नहीं मैंने तक। सर वैसे तो होमवर्क अभी नहीं कर पाया था कि वो ऑर्गेनिक पढ़ रहा था सर। तो सर आप बता दो क्या करें। सर हैलोजेन्स और एल्केन्स और अल्कोहल फिनॉल्स। सर वैसे फिनॉल्स तक ही आ रहा है हमारा। कर दे आगे बेटा, ले यहाँ आ जा। हाँ हाँ शायद। और वो जो क्या नाम था उसका, ट्राइमन, हाँ ट्राइमन, वो भी हो गया। जेई के लिए गए हैं, बीएमसी पढ़ता शायद। पिक्चर अभी चालू हुई है। सर आपको किसने कहा? पता नहीं, तिरुमन से तो बात हुई है। हाँ तिरमन ने कहा है। जयदेव से नहीं। हाँ कोई नहीं। चलो बेटा आगे है, आओ।
एक चैप्टर बेटा ये हमारा पूरा हो जाएगा ना, हाँ, जब आप ये एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफर्टेबिलिटी हासिल कर लोगे तो आपके जेई नीट लेवल के जितने क्वेश्चंस होते हैं हम हर चैप्टर के डिस्कस करा करेंगे। बट फॉर दैट आई नीड प्रॉमिस कि आप घर पे होमवर्क करके आओगे। आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपको एनसीईआरटी ना आती हो और आप नीट और जेई प्रिपेयर कर लो? कभी भी नहीं पॉसिबल ना। आप होमवर्क करके आओ, उसके बाद आप ये नीट जेई लेवल की कोचिंग फिर मैं कराता हूँ यहाँ पे, तुम्हारा सब्जेक्ट ग्रो करेगा, बनेगा। बट उसके लिए हमारे को 2 वे कम्युनिकेशन चाहिए। सिर्फ ये फील्ड एक ऐसी है जिसमें कोई भी एक पर्सन कुछ नहीं कर सकता। किसी बच्चे के 100 नंबर आए, इंस्टीट्यूट ने बुलाया, कहा ये देखो इंस्टीट्यूट इतना बढ़िया है, इसके आए हैं 100 नंबर, सबके निकलवा दे भाई। बाकी कहाँ है? निकलवा दे सबके। बच्चे ने नहीं करी मेहनत। तो एक बात बता, जब बच्चे की सक्सेस में बच्चे का हाथ है तो अगर बच्चा फेल हुआ तो किसका हाथ है? सिर्फ बच्चे का नहीं, कई बार टीचर का भी है। बट आप सोचो, क्या आपका टीचर टेस्ट ले रहा है? क्या आपका टीचर आपके बताए हुए क्वेश्चंस बता रहा है, या बस यूं ही पहले दिन हाँ मैं बताऊंगा, हाँ बताऊंगा, बट बाद में बता नहीं रहे, बाद में टाइम नहीं दे रहे? तो अगर आपको समझ में आता है कि मेरे को यहां दिक्कत आ रही है, जस्ट टेल मी, हम वो दिक्कत दूर करेंगे। अगर कहीं दिक्कत नहीं है तो जो रिवीजन वाला काम है, जो आपको होमवर्क देने वाला काम है बेटा, वो ढंग से करके लाओ। फिर देखना कोई फर्क नहीं रह जाएगा आप कहां पढ़ रहे हो। आपका सब्जेक्ट इतना तगड़ा ग्रो करेगा कि आप सब्जेक्ट को एंजॉय भी करोगे और उसमें सक्सीड भी करोगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको विश्वास रखना पड़ेगा अपने आप पर, थोड़ा टीचर पर और थोड़ा अपने एक्शंस पर। विदाउट एक्शन वरना सब कुछ वेस्ट है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, ये आपका था एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है भैया, क्वेश्चन कह रहा है गैस ए इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन गैस बी एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे गैस ए मोर सॉल्युबल है गैस बी से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस बी विल हैव हायर वैल्यू ऑफ KH? कौन सा आंसर होगा बेटा? गैस बी। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई? आंसर हो गया गैस बी एज पर हेनरी लॉ। एज पर हेनरी लॉ। और आपको वाई का भी आंसर समझ आ गया। वाई? बिकॉज जो आपका KH होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इज दैट क्लियर बेटा? बोलो हाँ या ना। अब बोल दे काका। नेक्स्ट आ जा फिर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये ले, योरा यूकी के अंदर भाई कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई एक्वाटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन इन वार्म वाटर। अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके अंदर की डिसॉल्व्ड गैस बाहर जाएंगी, तो एक्वाटिक एनिमल क्या इनहेल करेंगे? समझ गए बात है? ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है बेटा? बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ डिसॉल्व्ड गैस इज मोर एट लो टेम्परेचर। हमने पहले ही पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी, और जितने भी एक्वाटिक एनिमल है वो अच्छे से, है ना, हाँ, अपना जो ब्रीदिंग का प्रोसेस अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ये वाली बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है, क्या आता है? हाँ ये हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं क्या? नेक्स्ट आता है मेरे भाई ठीक है, वैसे तो अब चालू होना है आपका नेक्स्ट टॉपिक, बट मैं एक क्वेश्चन है जो आपको देखो, वैसे तो आपका जो होमवर्क है ये पूरी एक्सरसाइज 2 है, ठीक है, बट इस एक्सरसाइज 2 में भी मैं एक क्वेश्चन आपको मार्क करके दे रहा हूं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला। आप मेरे से पूछोगे इस क्वेश्चन का मुझे बता इसका लेवल क्या है, ठीक है, तो इसका लेवल लिख बेटा, जेई नीट लेवल है ये। सर बोर्ड में ऐसा हुआ है केमिस्ट्री के जेई और नीट के आए हो, या सिर्फ एनसीईआरटी डायरेक्ट? मतलब देखो सिंपल सी बात है, मैं ये नहीं कहूंगा कि डायरेक्टली, देखो अब ये हम पढ़ा तो आपको किस में रहे हैं, किसमें पढ़ा रहे हैं, हाँ, और ये आपका सीबीएसई भी पूछ देता है, ठीक है, और ये बात आप पहले ही देख चुके हो, 10th क्लास में जो आपके बोर्ड्स के पेपर थे वो ज्यादा इजी होते थे एज कम्पेयर टू आपके जो स्कूल में हो रहे होते थे। तो आपके जो स्कूल के पेपर्स होने वाले हैं ना बेटा, उनमें ये क्वेश्चन आना बहुत लाजमी है। और बोर्ड में भी हम तो सबके लिए मान करके चल रहे हैं। तो ये वैसे आपका जेई नीट लेवल है, ये वाला क्वेश्चन आप एक बार घर से ट्राई करके आएंगे, ठीक है, जिससे नहीं होगा वो मैं बताऊंगा। और वैसे ओवरऑल ये चीज ध्यान देना बेटा,
एक्सरसाइज 2 इज होमवर्क, ये आपको करके लाना है, ठीक है। और एक चीज और, मैं आपसे बेटा किसी को भी बीच में उठा करके पिछले कॉन्सेप्ट्स पूछ सकता हूं। अगर हमेशा याद रखना, जनरली टीचर जो बच्चों से कॉन्सेप्ट पूछता है वो सबसे पहले उससे पूछता है जिससे पता होता है कि ये बता नहीं पाएगा। अगर मैंने क्लास में तुम्हारा नाम लेना छोड़ दिया तो समझ जाना तुम्हारा लेवल जा रहा है, वरना अगर बार बार तुम ही पकड़े जा रहे हो तो मतलब समझ जाना भाई लोचा है। या तो मैं तुमसे तब पूछूंगा जब कोई नहीं आंसर कर पा रहा होगा, फिर स्पेशली बोलूंगा तू बता, ठीक है। तो थोड़ा सा टू वे इंटरेक्शन रखना, और शुरुआत में पढ़ने वाले और एंड में पढ़ने वाले सारे बच्चे होते हैं, मजा उनके साथ है जो पूरे में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली आपको पूरे साल पढ़ना है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।